बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में समाजवादी पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम में श्री हरिचरण राम लखन इंटरमीडिएट कॉलेज सुजिया मऊ की पावन धरती पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, ये मेरे परम सौभाग्य की बात है। सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार शर्मा जी, शानदार संचालन कर रहे श्री मंजय कन्नौजिया जी, समाजवादी मजदूर सभा के जिला महासचिव, मंचासीन श्री अजय यादव जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा श्री वीरेंद्र यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा जी, जिला सचिव श्री विवेक यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष योजन सभा बदलापुर, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक होनहार युवा समाजवादी साथी और मल्हनी विधानसभा के विधानसभा महासचिव श्री विशाल कन्नौजिया जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विवेक सिंह यादव जी, राजेंद्र यादव जी, हाकिम चंद यादव जी, रमाशंकर चौहान जी, सतीश यादव जी, राहुल गौतम जी और तमाम हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों का मैं इस पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबके जहन में ये होगा कि आखिर ये कार्यक्रम हो क्यों रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे देश में कार्यक्रम समाजवादी साथियों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं समझता हूं आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व भारत की संसद के अंदर इस तानाशाही और अहंकारी मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि आज अंबेडकर पुकारना एक फैशन सा हो गया है। अगर लोग इतना भगवान का नाम लेते तो उन्हें सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता। ये बयान अमित शाह ने भारत की संसद के अंदर दिया और जिस शख्स के बारे में उसने कहा उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश का पहला धर्म ग्रंथ उस देश का संविधान होता है। उस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और उस लोकतांत्रिक देश के संसद भवन के अंदर उस संविधान के रचयिता के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। और तुरंत हम सभी ने इस वक्तव्य का खंडन किया। और ये कौन लोग हैं? इनके डीएनए में ही हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का गुण छुपा हुआ है।
बात केवल यहीं पे नहीं होती है कि संसद के अंदर एक बयान दे दिया गया हो। अभी चुनाव के पश्चात दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हुए और वो जो भाजपा की मुख्यमंत्री बनती हैं, उन्होंने अपने कार्यालय से बाबा साहब की प्रतिमा चित्र जो लगा हुआ था उसको भी हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया। और अभी हमारे संचालक बंधु बता रहे थे, और मैं तो कहता हूं कि ये भाजपा के डीएनए में है, जो पीढ़ी समाज के महापुरुषों को सदैव अपमानित करती है। इसीलिए विधानसभा के अंदर इस उत्तर प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री है, जिसको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाता, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के खिलाफ बयानबाजी करता है। घोर निंदा करते हैं हम उसके बयानों की, और उनके जो भाजपाई और उनके जो संगी साथी हैं, उनके जो विचार हैं, उन सब की हम लोग निंदा करते हैं। वो सदैव हमारे जो पीढ़ी समाज है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उनके खिलाफ बात ये भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी लोग करते हैं। इससे हमें और आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं, चाहे हमारे शिक्षा हो, चाहे हमारे लिए रोजगार की बात हो, चाहे हमारे लिए स्वास्थ्य की बात हो, ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे कर लेती है। लेकिन जहां बाबा साहब का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को नहीं मानते। बाबा साहब को उस बात को नहीं मानते हैं, और हर कदम पे वो यही व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं कि इस देश में पाखंड चलता रहे, इस देश में अंधविश्वास पनपता रहे। वो चाहते हैं कि ये जो मनुवाद, जिसकी देन सदियों सदियों तक पीढ़ी समाज को पीछे ढकेलने में रहा है, उस मनुवाद को पनपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सामंतवादियों ने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि इन सामंतवादियों से कितना हमें संघर्ष लेना पड़ा। ये सामंतवादी सदैव जो पीढ़ी समाज के लोग थे, उनका जो हक था, उनका जो अधिकार था, उसको छीनने का काम ये सामंतवादी लोग किए हैं। और आज जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने संघर्ष के बदौलत इस देश को मनुवाद और सामंतवाद से मुक्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी मनुवाद और सामंतवाद को लाना चाहती है। ये हमें और आपको सोचने के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर यहाँ पे आप सांस लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आजादी के पहले वाली व्यवस्था है उसको लागू कर देते हैं, तो वो कैसे जिएंगे, ये हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। ये आजादी के पहले वाला जो भारत था, जहां पे हमारे देश की माताओं को, महिलाओं को वो सम्मान नहीं था, जहां हम और आपको जाति और धन के नाम पे बांटा गया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का जब संविधान लिखा, तो हमें और आप सबको, चाहे जिस जाति के लोग हों, चाहे जिस धर्म के लोग हों, सबको एक बराबरी का दर्जा देने का काम बाबा साहब ने किया था। हर तरीके का भेदभाव खत्म करना चाहते थे बाबा साहब। लेकिन वर्तमान में जो मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है, ये फिर से तमाम उन भेदभाव को फैलाना चाहती है। आप सोचो कि हम कितना संघर्ष करके कहां तक हम आए थे। जो बाबा साहब ने पिछड़ों, दलितों को आगे बढ़ने के लिए एक बैसाखी दी थी, आरक्षण दिया था, उस आरक्षण रूपी बैसाखी को भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये सोचने का विषय है। जो बाबा साहब ने सोच रखा था कि जिससे पिछड़ों, दलितों को बराबरी का हक और सम्मान मिले, वो भारतीय जनता पार्टी उस सोच को खत्म करना चाहती है। आरएसएस के लोग उस सोच के खत्म करना चाहते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि आज के समय में बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वही है जो इस देश के संविधान पे विश्वास रखता है।
और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम बाबा साहब को संविधान को बदलना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा का चुनाव गवाह है, उसके पूर्व भी तमाम ऐसे समय आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जिस दिन हमें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा उस दिन हम बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे। जब जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये जान जाना कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यहां मैं बैठे हर शख्स से पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रीय ध्वज देखते हो, उसमें 3 रंग है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ एक रंग की बात करते हैं। ये जब एक रंग की बात करते हैं तो ये जान जाइएगा ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीयता की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने सत्ता में बने रहने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारा देश, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में तमाम धर्म है, तमाम समुदाय हैं, तमाम पंथ हैं। ये हमारी संस्कृति रही है, हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम किए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता दिखाया, लेकिन ये हमें धर्म और जात के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उस नीति पे आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग अमल में लाते हैं। और वो भारत के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का ख्वाब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। ऐसे में हमारे जो समाजवादी साथी हैं, और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान लिखा और प्रस्तावना, उस संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान का जो पहला पन्ना है, उस पहले पन्ने को आप देखिएगा, वहां लिखा है कि हम आजाद भारत के लोग समाजवादी भारत के लिए किस संकल्पित हैं। संविधान के पन्ने पे किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा की बात नहीं रखी गई है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्ने पर समाजवादी विचारधारा का उल्लेख किया है। जिसका सपना सदैव नेताजी लेके आगे बढ़े और समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी भारत कौन सा भारत है? समाजवादी भारत वही भारत है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठ सके। यह समाजवादी भारत है। वो समाजवादी भारत वो है जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, ठाकुर, चमार, दलित, पासी, खटिक सभी एक साथ बैठ सके। वो समाजवादी भारत है जहां पुरुष और महिला एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ सके। ये समाजवादी भारत है। ऐसे समाजवादी भारत का सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा, चौधरी चरण सिंह जी ने देखा, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा, मानव साहब काशीराम जी ने देखा। ऐसे समाजवादी भारत की स्थापना के लिए हम सबको किस संकल्पित होना होगा, संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे समस्या पूछेंगे तो तमाम समस्याएं बताएंगे, लेकिन हर समस्याओं को कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के अपने तरीके से पेश करते हैं। जातियां तो पूरे विश्व में बनी, लेकिन ये जो जात के नाम पे भेदभाव हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में हुआ और हमारे धर्म में हुआ। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों के ऊपर लाछन लगाते हैं कि हिंदू होकर हिंदू धर्म के खिलाफ की बात करते हो। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, एक बात बताओ, तुम अपना घर साफ करते हो कि पड़ोसी का घर साफ करते हो? ये साधारण सा सिद्धांत है कि हम जिस घर में रहते हैं हम उसी घर को साफ करते हैं। तो अगर हम हिंदू हैं, तो अगर हिंदू धर्म में कोई भी कुरीतियां हैं उसके बारे में बोलना, उसको दूर करना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। हम जिस समाज में हैं, अगर उस समाज में कुरीतियां हैं तो उसको भी दूर करने का प्रयास हमें और आपको करना पड़ेगा। हमें अपने परिवार की जो समस्या है, जो दुर्व्यवस्था है, उसको भी दूर करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर आंख मूंदने से समस्याएं हल हो जाती तो सभी लोग आंख मूंद लेते, लेकिन आंख मूंदने से समस्याएं हल नहीं होंगी। हम नहीं रहेंगे
लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे पोते इसी धरती पे रहेंगे, इसी समाज में रहेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण मिले, उनको रहने के लिए एक अच्छा समाज मिले, ऐसा हम सोच रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मैं समझता हूं कि जब रमाशंकर चौहान जी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने लगे हैं, तो जो हमारा सोच माननीय श्री अखिलेश यादव जी का था पीडीएस जनचर्चा का, जिसके लिए विशाल कन्नौजिया जी ने बड़ी मेहनत की इस जनचर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उनका ये उद्देश्य सफल होता है। मैं तमाम सभी लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि हमें अपने समाज के जो छोटे छोटे वर्ग हैं, जो तबके हैं, उन सबको अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। और बड़ी खुशी हुई जब वीरेंद्र यादव जी कहते हैं कि मैंने विशाल कन्नौजिया को अपना छोटा भाई मान लिया है और उसके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के चलता हूं। तो यही तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सोच है कि हम सब लोगों को इस संघर्ष के समय एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के लिए मजबूती खड़ी करनी पड़ेगी, और इस तानाशाही योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, इसे उखाड़कर माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार को उत्तर प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो उस दिन हम सब का जो समाजवादी भारत का सपना है वो पूरा होगा। वो जो हमारे नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, क्योंकि एक सोच है श्री अखिलेश यादव जी के अंदर। मैं समझता हूं कि जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे अभी, अगर उसके पहले की बात करें तो आप सब लोग समझते होंगे उत्तर प्रदेश मशहूर था खराब सड़कों के लिए, था कि नहीं था? लेकिन जिस दिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक काम किया, एक ऐसी सड़क बनाई जिसके अंदर पूरे भारत में पहली बार एक ऐसी सड़क बनी जिसके ऊपर लड़ाकू विमान को उतारा जाता है, और पूरे देश के लोगों की सोच बदल जाती है कि अब उत्तर प्रदेश खराब सड़कों के लिए नहीं, डग्गा मार सड़कों के लिए नहीं, अच्छी एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये सोच माननीय श्री अखिलेश यादव जी की थी। अभी आपने देखा होगा ये जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ये जो 108 डायल की जो व्यवस्था है, तो ये ऐसे नहीं आ गई थी। ये ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मंत्र पढ़ा और ये आ गया। इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया, अपने लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को विदेशों में भेजा, वो अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, वहां की जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन करके उसका इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। और एम्बुलेंस निश्चित रूप से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने ये माना कि समाजवादी सरकार के समय जब हमें जरूरत पड़ती थी तो हमारे दरवाजे पे एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज आप देखिए क्या स्थिति हो गई है, कहां से हम लोग कहां चले गए। जहां इस देश का नौजवान लैपटॉप की बात कर रहा था, उनको मोदी मोदी पे चिल्लाने पे मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज उनको अंबेडकर के नाम से इतना कष्ट होता है, और जबकि खुद इनके लोगों ने 2014 के बाद इस देश के नौजवानों को मोदी मोदी के नारे लगाना सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया? तो आज इनको कष्ट होता है। ऐसे में मैं आपके बीच में अमित शाह को कहना चाहता हूं, तुम मोदी मोदी चिल्लाना, हम अंबेडकर अंबेडकर पुकारेंगे, तुम 7 जन्मों का हक लेना,
स्वर्ग लेना, हम हक, सम्मान और रोजगार लेकर रहेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो भी हमारे अधिकार हैं, वो हमारे देश के जो संविधान है वो हमें वो ताकत देता है। इस संविधान की रक्षा करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। जब तक हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने देश को भी नहीं बचा पाएंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनको न तो बाबा साहब से मतलब है, न तो बाबा साहब के संविधान से मतलब है, ऐसे लोगों को हमें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए तमाम हमारे, चाहे विशाल कन्नौजिया जी हो, वीरेंद्र यादव जी हो, अजय यादव जी हो, मनोज शर्मा जी हो, मनीष शर्मा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समाजवादी मजदूर सभा निरंतर अपने जो देश है उस पर चलता रहेगा और हमारा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दे रखा है, हम जो हमारे मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ना है, ताकि आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकें। तो हम लोग निरंतर अपने काम में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।